नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई संसद में प्रवेश से पहले पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। उज्जवल भविष्य के निर्माण में जल जीवन मिशन को बताया अहम। कहा, हर जिले में बन रहे 75 अमृत सरोवर, भावी पीढ़ियों को नहीं होने देंगे पानी की कमी। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने का सिलसिला। दिल्ली के प्लंज गांव से जन जागृति अभियान की शुरुआत। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल पर एंकर पहनेंगे खादी पोशाक। एनबीसीसी केवीआईसी के लिए राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचा करेगा विकसित। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने ओडिशा और गुजरात के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। नई संसद में प्रवेश से पहले पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधन किया। पीएम ने कहा कि उज्जवल भविष्य के निर्माण में जल जीवन मिशन बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हर जिले में बन रहे 75 अमृत सरोवर भावी पीढ़ियों को पानी की कमी नहीं होने देंगे। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय पर बात करते हुए कहा कि बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना संभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गरीब के घर तक सड़क पहुंचे, ये भी सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमने देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवाश्म में ईंधन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने G20 में बायोफ्यूल अलायंस बनाने का बहुत बड़ा काम किया है। इस दिशा में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, जिसका नेतृत्व हमारा भारत कर रहा है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते
उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने पर नई दिल्ली के पणजी में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण शामिल हुए। ओबीसी मोर्चा ने नई दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के पणजी गांव से जन जागृति अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना का शुभारंभ किया गया, इस योजना के माध्यम से हर गरीब के तबके के जो भी ओबीसी समाज के छोटे छोटे जातियों से जुड़े, ये हस्तकलाकार हो, शिल्पकार हो, मूर्तिकार हो या धोबी हो, नाई हो, इन वर्गों के हित के लिए जो योजना घोषित किया गया, 13,000 करोड़ बजट से विश्वकर्मा जो योजना जो घोषित किया है, ये योजना के माध्यम से आपके जिंदगी में रोशनी लाने वाले है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने देश भर के अलग अलग जिलों के कारीगरों और शिल्पकारों को सुनहरे भविष्य की नई राह दिखाई है। उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और अलीगढ़ में अलग अलग पारंपरिक कौशल से जुड़े लोग योजना के शुरू होने से बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने कई काम और कामगारों को नई पहचान दी है। बरेली के स्वर्णकार भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से लाभान्वित होने जा रहे हैं। सुनारी उद्योग से जुड़े कारीगरों में काफी उत्साह है। इनका कहना है कि विश्वकर्मा योजना में इस उद्योग के आने से इलाके के हजारों कारीगर जो जेवर बनाने का काम करते हैं लाभान्वित होंगे। हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉन्च की है, उससे हमें और बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद है। आर्थिक सहायता भी मिल सकती है और लोन भी मिलेगा, सब चीजें होंगी। और जितने भी लोग सुनारी में हैं, वो सब शायद हो सकता है तरक्की भी पा जाए। वहीं पीतल नगरी के नाम से देश दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों में भी खुशी की लहर है। पद्मश्री शिल्पगुरु दिलशाद हुसैन और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके पीतल दस्तकार कहते हैं कि इस योजना से देश भर में परंपरागत कारीगरों के लिए स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये योजना अच्छी है। समाज योजना जो शुरू की गई है, ये बहुत अच्छी योजना है। मैं चाहता हूँ इसका सब लाभ उठाएं और प्रधानमंत्री जी ऐसी योजनाओं को और चलाए आगे तक, ताकि जन जन तक ये सेवाएं पहुँचे। विश्वकर्मा योजना जो है उससे बहुत मतलब फायदा है और इससे हमें बहुत बेनिफिट दिखाई दे रहा है। इससे बहुत फायदा होगा और जो योजना आएगी तो इसके मतलब एक खुशी की लहर वो हो जाएगी। अलीगढ़ में फैक्ट्रियों में ताला बनाने वाले कारीगर भी खुश हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना शुरू कर कारीगरों को नई संजीवनी दी है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा योजना स्कीम चालू हुई है। उसके तहत मैं अपना ऋण लेकर अपना काम चालू करना चाहता हूं और अपना काम बढ़ा के औरों को भी रोजगार देना चाहता हूं। हम मजदूरों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम अपना ऋण लेके 3 लाख रुपए का अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपना भी गुजारा करेंगे और 2-4 लेबरों को रख के आगे बढ़ने की हमें वो मिलेगी। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना जो की है, उस पर हम लोग जो है कुछ तरक्की करेंगे। अब जो है विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि छोटे छोटे काम और उनसे जुड़े लोगों को अपनी पहचान बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में पहली बार किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण यानी PPVFRA द्वारा कृषि मंत्रालय और कृषि एवं खाद्य संगठन के सहयोग से आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। PPVFRA द्वारा राजधानी नई दिल्ली में पहली बार FAO के सहयोग से कृषक अधिकार स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कई तरह के विद्वानों और कृषि से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने अभिभाषण में कई तरह की बातें रखी, ताकि कृषि में परंपरागत बीजों के संरक्षण के साथ साथ इन किस्मों के अलावा जैव विविधता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। अभी इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह मौजूद है। सर, अगर बात करें, ये संगोष्ठी पहली बार आयोजित हुई है और आपने भी अपना एक महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया, क्या थीम लाइन रही सर?
देखिए, ये विशेष सत्र आयोजित किया गया था कि जो किसानों के क्या अधिकार हैं और किसानों ने किस प्रकार से जैव विविधता को संरक्षित करने में देश की और वैज्ञानिकों की मदद की है। तो अगर हम देखें, जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज और फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के द्वारा जो एक्ट बना है, उसमें किसानों को 3 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। पहली बात, किसान जो जैव विविधता को संरक्षित करता है, कंजर्वर के रूप में उसको सम्मानित किया जाए, उसको पुरस्कृत किया जाए और उसको सहयोग किया जाए। क्योंकि अगर किसान जैव विविधता को बचा कर नहीं रखते तो आज हम प्लांट ब्रीडर्स भी उसका प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते। दूसरा अधिकार किसानों को दिया गया है, उनका जो किसानों का अधिकार है ब्रीडर्स के रूप में। इसके साथ ही साथ किसानों का किसान के रूप में क्या अधिकार है, उसमें विशेष रूप से अपनी फसल से प्राप्त बीज को, जो किस्में संरक्षित किस्में हैं, उन किस्मों का भी बीज किसान अपनी फसल से प्राप्त बीज का अगली फसल उगाने के लिए, उससे अगली फसल उगाने के लिए प्रयोग कर सकता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 3 अधिकार जो हमारे एक्ट में किसानों को दिए गए हैं, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ले जाएं और दूसरे देशों में जो किसान इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, इस तरह के अधिकार का वो फायदा उठा सके, यह चर्चा का मुख्य विषय था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आपने पहले सीड विदाउट बॉर्डर एक कैंपेन चलाया था, अब क्या जीन विदाउट बॉर्डर इस तरह की भी कोई संकल्पना आएगी? क्योंकि पहली बार आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई ऐसे देश हैं जो भारत की भौगोलिक स्थितियां उनसे मिलती है, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे, तो क्या इस तरह की चीज भी होना जरूरी है? जब हम सीड विदाउट बॉर्डर की बात करते हैं तो सीड के द्वारा जीन ही जाते हैं, क्योंकि सीड के अंदर ही जीन निहित होते हैं। लेकिन जीन विदाउट बॉर्डर का जो आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जीन के ऊपर पेटेंट है। भारतीय नियमानुसार जो हमारी पौध किस्में हैं, उनका संरक्षण हम PPBFRA में कराते हैं। जीवित फार्म में हम कोई पेटेंट नहीं देते हैं। लेकिन दूसरे देशों में वैरायटीज़ को भी पेटेंट दिया जाता है, जीन को पेटेंट सभी जगह मिलता है। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद वैज्ञानिक शोधकर्ता या संस्थान जब किसी जीन को पहचान करते हैं, उसको क्लोन करते हैं और उसके प्रयोग की बात आती है नई किस्मों के विकास के लिए, तो जीन के ऊपर पेटेंट लागू होता है। तो उस पेटेंट का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से इसका कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। पहली बार संगोष्ठी आयोजित हुई है और जिस तरह हम देख रहे हैं इसकी सार्थकता काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है, मंत्रालय ने भी इसकी तारीफ की है। तो क्या इस तरह की संगोष्ठियां सतत और लगातार होती रहनी चाहिए? क्या कोई ऐसा एजेंडा रहा? ऐसा है कि ये एक वार्षिक कार्यक्रम तो होता ही है, जिसमें IPTGFRA के द्वारा मीटिंग की जाती है और उसका इस बार मीटिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि किसानों से संबंधित, किसानों के अधिकार से संबंधित मुद्दे को इसमें जोड़ा गया है, जो पहले चर्चा का विषय नहीं होता था। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना है कि कृषक अधिकार को लेकर आयोजित पहली अपनी तरह की इस अनूठी और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के जरिए एक ओर जहाँ परंपरागत किस्मों के संवर्धन और संरक्षण का काम होगा, वहीं दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में जैव विविधता बढ़ाने के लिए और संरक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर का समन्वित प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को अपनाते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने सोमवार को 3 अलग अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और स्वतंत्र भारत के अमृतकाल में नए भारत की आधुनिक खादी की आधारशिला रखी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार की उपस्थिति में प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार खादी और ग्राम उद्योग आयोग को आधुनिक बनाने और युवाओं के बीच अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। इस अवसर पर मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की। प्रसार भारती के साथ हुए समझौता ज्ञापन के मुताबिक बहुत जल्द DD न्यूज और DD इंटरनेशनल चैनलों के एंकर खादी परिधानों में नजर आएंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, अरावली, महिसागर, बनासकांठा और साबरकांठा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बुधवार को कई स्थानों पर
तेज बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में कहा गया है कि ओडिशा में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से पूर्वी भारत में बारिश, आंधी तूफान का ताजा दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम छिटपुट से लेकर काफी व्यापक वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी भविष्यवाणी की है। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें, इन दिनों मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक देखने को मिल रही है। विजयनगर और लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 सितंबर को मूंग का भाव रहा 9,300 रुपए। 18 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 9,250 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 16 सितंबर को मूंग का भाव था 7,350 रुपए। 18 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की मजबूती आई और भाव 7,550 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी मूंग के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 18 सितंबर को मूंग का भाव 30 रुपए चढ़कर 8,520 रुपए से 8,550 रुपए हो गया। वहीं राज्य की अलीगढ़ मंडी में 18 सितंबर को मूंग का कारोबार 7,760 रुपए पर हुआ। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ मूंग की बुआई 31,11,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,56,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदे उठापटक के साथ हुए। जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि दहेगाम और राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में नरमी देखने को मिली। वहीं जोधपुर मंडी में स्थिर भाव पर सौदे हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 16 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 5,967 रुपए। 18 सितंबर को इसके भाव में 92 रुपए की नरमी आई और भाव 5,875 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में अरंडी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 सितंबर को अरंडी का भाव था 5,875 रुपए। 18 सितंबर को इसके सौदे 125 रुपए लुढ़क कर 5,750 रुपए पर हुए। जंबूसर मंडी में 16 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 4,800 रुपए। 18 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान अरंडी का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन 16 और 18 सितंबर को अरंडी का भाव 5,750 रुपए पर टिका रहा। चालू खरीफ सीजन में अरंडी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई 9 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 7,94,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,04,000
6000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर अरंडी के बाजार भाव पर दिख सकता है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे अपनी खेती का ख्याल रख सकते हैं, देखते हैं। हरियाणा के किसान वर्षा को देखते हुए जरूरत पड़ने पर धान के खेतों में सिंचाई करें। हरियाणा में कपास की खेती कर रहे किसान बारिश की संभावना के चलते कीटनाशकों का छिड़काव बंद कर दें। यहाँ बेटी कपास में पैरा विगलन रोग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही कपास की फसलों के खेतों में दरारें न पड़ने दें। यहाँ कपास को सफेद मक्खी और पत्ती मोड़क से बचाने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियों की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ लौकी, टिंडा और करेला की बुआई की जा सकती है। हरियाणा में ही भिंडी में चूसक कीट से बचाव के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। पंजाब में भिंडी को चूसक कीट से बचाने के लिए पाक्षिक अंतराल पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। पंजाब में ही मिर्च में फल सड़न रोग से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। पंजाब में ही अंगूर, आम, लीची, अमरूद, आंवला, बेर और पपीते के पौधों का रोपण किया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब कुछ और खबरें। खास खबर में भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्च आयुक्त कैमरून मैके को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्च आयुक्त को भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के बारे में सूचित किया है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिन में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों का समूह फोटो लिया गया।
संसद में चल रहे विशेष सत्र के साथ ही देश को संसद की नई इमारत मिल गई है। वहीं संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की वर्दी में भी बदलाव किए गए हैं। इसरो ने जानकारी दी कि आदित्य L1 ने ट्रांसलैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन को सेल्फ रेगुलेशन के लिए नई गाइडलाइंस बनाने के लिए और 4 हफ्ते का समय दिया है। निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 अक्टूबर से तेलंगाना का दौरा करेगा। निर्वाचन आयोग इस दौरान विभिन्न पक्षों और समुदायों के साथ बातचीत करेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग ऑपरेशन वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। सिपाही प्रदीप सिंह जो 13 सितंबर से लापता थे, कल शाम मृत पाए गए। मुंबई के खेतवाड़ी में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी 45 फुट की गणेश प्रतिमा बनाई गई है। खेतवाड़ी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि हम हर साल प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटैक ने विश्व शांति के संदेश के साथ स्टील के कटोरे के टुकड़े से भगवान गणेश की रेत की मूर्ति बनाई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।